हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सीरीज के अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, जिनकी जो कहानी है स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुरीतियों का खंडन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, यहाँ पर उनका चित्र लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि उनके संपूर्ण जीवन परिचय को देखेंगे। ठीक है, एक संक्षिप्त समरी के रूप में हम लोग क्या करने वाले हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वो पेज है जहाँ से आपके सहायक आचार्य शिक्षक बाली में कई इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में ग्राम जो है दौलतपुर, अगर जिला पूछा जाए तो रायबरेली, और रायबरेली कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक लाइन से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो उनका जन्म कब हुआ है, 1864 ईस्वी में। गाँव पूछा जाए तो दौलतपुर, अगर जिला पूछा जाए तो रायबरेली, और रायबरेली कहाँ पर रहता है, उत्तर प्रदेश में। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनकी जो स्कूली पढ़ाई होने के बाद वह क्या करने लगे, रेलवे में नौकरी करने लगे। और कुछ दिनों के बाद रेलवे से इस्तीफा देने के बाद 1903 ईस्वी में वह क्या कर रहे थे, हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किए। तो नौकरी छोड़ने के बाद वह क्या काम किए, तो मासिक पत्रिका का संपादन किए थे, और उनकी मासिक पत्रिका का नाम था सरस्वती, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1920 ईस्वी तक, ठीक है, वह संपादक से जुड़े रहे, और 1938 ईस्वी में क्या हो जाती है, उनकी देहांत हो जाती है। इसके साथ ही साथ उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। तो रसज्ञ रंजन जो है, साहित्य शिखर और साहित्य संदर्भ और अद्भुत आलाप जो है, उनका क्या है, एक प्रकार का निबंध लेखन है। तो पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध लेखन कौन कौन सा है, तो रसज्ञ रंजन, दूसरा है साहित्य शिखर, तीसरा है साहित्य संदर्भ, और चौथा है अद्भुत आलाप। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध लेखन है। वहीं पर संपत्ति शास्त्र, उनके अर्थशास्त्र से संबंधित क्या है, एक पुस्तक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है, तो संपत्ति शास्त्र। ठीक है, महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है। महिलाओं के लिए जो वह पुस्तक लिखे थे उस पुस्तक का नाम क्या है, तो महिला मोद है। ठीक है, तो आध्यात्मिकी दर्शन थे, और वह आध्यात्मिकी किस्म के व्यक्ति थे। वहीं पर द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। अगर पूछा जाए कि उनकी कविताएं किस में है, तो द्विवेदी काव्यमाला में उन्होंने अपनी कविताएं लिखे हुए हैं। वहीं पर उनका संपूर्ण जीवन साहित्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ है, जो कि टोटल 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से थे। अब हम लोग उनका वन लाइनर के रूप में देखेंगे कि उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ आप एक एक करके देख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1864 ईस्वी में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ है, 1864 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस गांव में हुआ है, तो दौलतपुर। तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ है, तो रायबरेली। जिला पूछा जाए तो रायबरेली, और राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी किए थे, तो रेलवे में। ठीक है, वो किस विभाग में नौकरी किए थे, रेलवे में। सन 1930 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो उस हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है, सरस्वती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी से। तो वह नौकरी छोड़ने के बाद हिंदी मासिक पत्रिका का जो संपादन किए थे, उस हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है, सरस्वती। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब किया था, तो 1920 ईस्वी में। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन कौन सा है, तो रसज्ञ रंजन, दूसरा है साहित्य शिखर, तीसरा है साहित्य संदर्भ, और चौथा है अद्भुत आलाप। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध लेखन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है कि अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक का नाम क्या है, तो संपत्ति शास्त्र। द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक का नाम क्या है, महिला मोद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विवेदी जी का दर्शन संबंधित रचना कौन सा है, तो आध्यात्मिकी। वो किस दर्शन के थे, तो आध्यात्मिकी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है, तो द्विवेदी काव्यमाला। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो टोटल 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह पर किस भाषा को प्रतिष्ठा दी है, तो खड़ी बोली को। ठीक है, ब्रज भाषा की जगह पर वो किस भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया है, तो खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है कि हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को।
स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों का खंडन, जो उनकी जो कहानी है क्लास 10th में पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उनकी जो पत्रिका रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद हुआ, जो इस पत्रिका हिंदी में लिखे थे, तो उनका नाम है सरस्वती, और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों के खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? पढ़े लिखो का पांडित्य, ठीक है, उसी के नाम से प्रकाशित हुआ है। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों का खंडन शीर्षक में लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? तो जो स्त्री महिला से संबंधित था, तो वह महिलाओं के लिए एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है महिला मोद, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ है? 1938 ईस्वी में। शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे? तो दुष्यंत को कहे थे। अगला प्रश्न है कि पुराने नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? तो महिला जो है पहले प्राकृतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा करती थी। अगला प्रश्न है कि पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृतिक बोलने उन्हें क्या प्रमाणित करता है? तो अनपढ़ होने का। जो महिलाएं जो प्राकृतिक भाषा का अपने बोलचाल में प्रयोग करती थी, तो वह क्या थी? अनपढ़ उनको माना जाता था। बौद्धियों तथा जैनियों के अधिकांशतः ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना और पढ़ना अशिक्षित और अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है? तो प्राकृतिक भाषा जो बोलता है, प्राकृत भाषा, वह अनपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को आज का प्राकृतिक कहा है? तो हिंदी, बांग्ला और आदि अन्य भाषाएं हैं जो कि प्राकृतिक भाषा का ही रूप है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, जो उनकी जो कहानी है स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों का खंडन। इससे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो सकते थे? इनके पार्ट से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो इस पेज को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे संबंधित MCQ क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपने थ्योरी को कितने अच्छे से पढ़ा है। एक एक करके MCQ क्वेश्चन से आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1857 में, दूसरा 1862 में, तीसरा 1858 में या 1864 ईस्वी में। तो जिन्होंने भी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ है। तो एक का हो जाएगा D। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस गांव में, ग्राम में हुआ है? तो पहला है जयपुर, दूसरा है छतरपुर, तीसरा है दौलतपुर, चौथा है रामपुर। तो उनका जो जन्म हुआ था वो कौन से गांव में हुआ था? दौलतपुर। दो का हो जाएगा C। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो पहला है बरेली, दूसरा है रायबरेली, तीसरा है अमेठी, चौथा है गोरखपुर। तो उनका जो जन्म हुआ है वो कौन से जिले में हुआ है? 3 का हो जाएगा B, रायबरेली में। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी के किस विभाग में नौकरी किए थे? द्विवेदी जी कौन से विभाग में नौकरी कर रहे थे? तो वह रेलवे में नौकरी कर चुके थे, ठीक है। 4 का हो जाएगा C। अगला प्रश्न है कि सन 1903 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किए थे? तो थ्योरी में अच्छे से बताया गया था, वह सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे, ठीक है। तो 5 का B। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब किया था? तो 1920 ईस्वी में। 6 का हो जाएगा A। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो रसज्ञ रंजन, दूसरा है साहित्य शिखर, तीसरा है अद्भुत आलाप या ये सभी। तो ये सभी क्या हैं? द्विवेदी जी के सभी निबंध लेखन है, चाहे रसज्ञ रंजन हो, दूसरा है साहित्य शिखर और अद्भुत आलाप, ये सभी उनके निबंध लेखन हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक का नाम क्या था? उनकी पुस्तक का नाम था, पहला है समाजशास्त्र, दूसरा है संपत्ति शास्त्र, तीसरा है धनशास्त्र, चौथा है अर्थशास्त्र। तो उनकी पुस्तक का नाम है संपत्ति शास्त्र। जिन्होंने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता है, ठीक है। 8 का हो जाएगा B। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक का नाम क्या था? तो महिला मोद, ठीक है। 9 का हो जाएगा B। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की दर्शन संबंधित रचना कौन सी है? पहला है आध्यात्मिकी, दूसरा है दर्शन शास्त्र, तीसरा है परमात्मा, चौथा है दार्शनिक। तो वो किस तरह के थे? वो दार्शनिक, वह आध्यात्मिकी थे, ठीक है। 10 का हो जाएगा A। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है? पहला है द्विवेदी रचनावली, दूसरा है द्विवेदी काव्य संग्रह, तीसरा है द्विवेदी काव्यमाला, चौथा है द्विवेदी काव्यांजलि। तो कौन सा हो जाएगा? द्विवेदी काव्यमाला। 11 का C। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो पहला ही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। 12 का A। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो टोटल 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 13 का हो जाएगा D। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने कविता की भाषाओं के रूप में ब्रज भाषा की जगह पर किस बोली को प्रतिष्ठा दी है? तो वह खड़ी बोली को। 14 का हो जाएगा D। अगला प्रश्न है कि हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पहला है पंत, दूसरा है प्रसाद को, तीसरा है निराला को, चौथा है द्विवेदी जी को। तो किसे जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 15 का हो जाएगा D। अगला प्रश्न है कि स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, सितंबर 1914 ईस्वी को, ठीक है। 16 का हो जाएगा A।
अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो पहला है शिक्षित अनपढ़, ठीक है, 17 का ही पहला ही सही हो जाएगा, शिक्षित अनपढ़, या दूसरा पढ़े लिखों का पंडित, तीसरा है सामाजिक पंडित, चौथा है कुर्तिक पंडित। तो इसका का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 17 का हो जाएगा बी, पढ़े लिखों का पंडित। अगला प्रश्न है कि स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों का खंडन शीर्षक से लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? 18 का कौन सा सही होगा? 18 का महिला मोद में शामिल किए थे। तो स्त्री से संबंधित था, तो वह जो पुस्तक लिखे थे स्त्रियों के लिए महिला मोद, तो 18 का सी। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ है? 1935, 1938, 1940 या 1942? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो देहांत हुआ था वह 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुर्तितों का खंडन लेख में स्त्रियों को न पढ़े जाने के किस तर्कों का तथ्यात्मक खंडन किए हैं? तो शिक्षित वर्ग का, ठीक है, 20 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नाटकों में किन्होंने कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई है? तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 21 का संस्कृत कवियों ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे? तो दुष्यंत को, ठीक है, 22 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पुरानी नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? तो पुरानी जो नाटकों में क्या करती थी? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करती थी, 23 का हो जाएगा ए, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, पुरानी शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 24 का हो जाएगा आपका सी, अपढ़, जिनको अनपढ़ बोलते हैं, ठीक है, 24 का ए, सी, 24 का हो गया सी। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतनियों पत्नियों को कौन सी भाषा बोलती थी? तो ये 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का हो जाएगा संस्कृत भाषा बोलती थी, सी। अगला प्रश्न है कि बौद्धियों तथा जैनियों के अधिकांशतः ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये सभी ग्रंथ क्या हैं? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, बौद्ध तथा जैन के जितने ग्रंथ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शाक्य मुनि तथा उनके चेले किस भाषा में धर्मा उपदेश देते थे? तो धर्म का उपदेश जो देते थे वह प्राकृतिक भाषा में, 27 का हो जाएगा डी। 28वां प्रश्न है कि बौद्धियों के किस बड़े ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है? तो त्रिपिटक, ठीक है, 28 का डी। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना और पढ़ना अशिक्षित और अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है? तो जो प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक भाषा बोलते हैं, तो द्विवेदी जी के अनुसार वह अशिक्षित और अपढ़ यानी कि अनपढ़ नहीं हो सकते, तो 29 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सभी जो है ना प्राकृतिक भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को आज का प्राकृतिक कहा है? हिंदी, बांग्ला, मराठी या सभी? तो क्या है? प्राकृतिक भाषा से ही ये सभी का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो 31 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत दशमकंड के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मणी हरण की कथा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 का 53वें अध्याय में, 32 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी के एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों किसे भिजवाया था? तो श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है कि सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे थे? तो रामचंद्र के बारे में कहे थे, तो 34 का हो जाएगा डी। तो ये 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित, जो कि आपके शिक्षक वाली में पूछे जा सकते हैं।